गोफर्स की इंसॉल्वेंसी को लेकर एनसीएलटी ने क्या फैसला सुनाया? अच्छे नतीजों के बाद भी क्यों फिसला अपोलो टायर्स का शेयर? पीटीसी इंडिया को सेबी ने क्यों जारी किया शो कॉज नोटिस? जेपी एसोसिएट्स ने क्यों किया 3,956 करोड़ रुपए के लोन भुगतान पर डिफॉल्ट? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात कॉर्पोरेट्स की और पहली खबर की ओर रुख करते हैं। लगातार खराब खबरों के बीच कर्ज संकट में फंसी गोफर्स्ट के लिए आखिरकार एक राहत की खबर आई है। दरअसल एनसीएलटी ने गोफर्स्ट की दिवालिया होने के लिए 3 मई को दी गई याचिका को मंजूर कर दिया है। इस मामले में एनसीएलटी ने 4 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही अपने फैसले में एनसीएलटी ने एयरलाइन के बोर्ड को भंग कर दिया है और दिवालिया प्रक्रिया के लिए गोफर्स्ट को 5 करोड़ रुपए जमा करने के लिए बोला गया है और यह भी कहा गया है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा गोफर्स्ट की ओर से कहा गया है कि 19 मई तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और जिन यात्रियों ने टिकट बुकिंग करवाई है उनका पूरा पैसा वापस किया जाएगा, वापस लौटाया जाएगा। साथ ही एक रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि गोफर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंक भी कंपनी की इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया होने की अर्जी का समर्थन कर रहे हैं। बैंकों को खतरा है कि गो एयर का हाल भी जेट एयरवेज की तरह ना हो जाए और उनका सारा पैसा फंस जाए। इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गोफर्स्ट को लीज पर जहाज देने वाली कंपनियों ने गोफर्स्ट के विमानों को दूसरी एयरलाइन कंपनियों को देने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इन कंपनियों की सूची में एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, एनसीएलटी का फैसला आने से पहले गोफर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों ने डीजीसीए के पास कंपनी के 9 अतिरिक्त विमानों को डी रजिस्टर करने की याचिका दाखिल की है। इस तरह बीते एक हफ्ते में कंपनी के कुल 45 विमानों को डी रजिस्टर करने के लिए डीजीसीए के पास अर्जियां दाखिल की गई हैं। दूसरी खबर, नकदी की किल्लत से जूझ रही लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट के लिए एक और खराब खबर आई है। कंपनी के लेसेस यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों ने कंपनी के 3 विमानों को डी रजिस्टर करने के लिए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से संपर्क किया है। इस एयरलाइन के कई सारे विमान विभिन्न कारणों के चलते पहले से ही ग्राउंडेड हैं, यानी जमीन पर बंद खड़े हुए हैं। डीजीसीए की वेबसाइट पर एक अपडेट के अनुसार एयरलाइन के 3 लेसेस वेलमिटन ट्रस्ट, एसपी सर्विसेज, साबरमती एविएशन लीजिंग और फाल्गू एविएशन लीजिंग ने एक विमान का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है। ताज़ा मामला एनसीएलटी की ओर से कंपनी को नोटिस जारी करने के एक दिन बाद आता हुआ दिखा है, जिसमें एक लेसर की ओर से कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई शुरू करने की मांग पर इस एयरलाइन को नोटिस जारी किया गया था। कंपनी के पास कुल 67 विमान हैं, जिसमें से 37 कामकाज कर रहे हैं और 3 मई तक 30 विमान काम नहीं कर रहे हैं। एनसीएलटी की वेबसाइट के अनुसार कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई शुरू करने की मांग पर 2 और ऐसी याचिकाएं हैं जो कि बकाया हैं। तीसरी खबर, अदानी समूह को लेकर बुधवार को 2 खबरें आई हैं। पहली ये कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के समर्थन वाली संस्था साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव यानी SBTI ने अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को पर्यावरण संबंधी मानकों पर सही नहीं उतरने के चलते लिस्ट से बाहर कर दिया है। इन 3 कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन के नाम शामिल हैं। SBTI का कहना है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के जरिए ESG निवेशकों का पैसा पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों पर लगाया जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि हिंडनबर्ग की ओर से अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों के जिस पैनल का गठन किया था उसने भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पर यह रिपोर्ट सील्ड कवर यानी बंद लिफाफे में सौंपी गई है और इस रिपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आती हुई नजर आई है। चौथी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पावर ट्रेडिंग कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी पीटीसी इंडिया के साथ साथ उसकी सहयोगी कंपनी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज यानी पीएफएस को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इस कानूनी नोटिस पर दोनों कंपनियों को जवाब देने के लिए सेबी ने 21 दिन का समय दिया है। इन दोनों कंपनियों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों से जुड़ी चूक के चलते ये नोटिस जारी किए गए हैं और अगले 21 दिन में इस मामले में स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है कि इन दोनों कंपनियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। सेबी की ओर से की गई जांच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लिस्टिंग के नियमों के उल्लंघन से जुड़े शुरुआती सबूत मिले हैं। दरअसल जनवरी 2022 में पीएफएस के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस कंपनी के खिलाफ आरोप लगाए थे और इसी आधार पर सेबी ने जांच शुरू की थी। इन तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इनकी ओर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी गंभीर चूक के उदाहरण दिए गए थे, पर कंपनी उनकी ओर से उठाई गई चिंताओं पर कार्रवाई करने में विफल रही थी। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें RIL और उसकी विदेशी पार्टनर के हक में फैसला सुनाया गया था। ये मामला ONGC की ओर से ऑपरेट की जा रही फील्ड से
गैस माइग्रेशन यानी गैस चोरी से जुड़ा है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी की केजी बेसिन से गैस चोरी के आरोप में आरआईएल और उसकी विदेशी पार्टनर बीपी पर करीब $1.5 अरब का जुर्माना लगाया था, जिसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल ने खारिज कर दिया था। पैनल के इस फैसले को पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पक्ष में ही फैसला सुनाया है। छठी खबर, स्टार्टअप्स में फंडिंग को लेकर चल रही दिक्कतों के बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस $1 अरब की रकम जुटाने के बेहद करीब है। ये रकम इक्विटी और कर्ज से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण से जुटाई जाएगी। बायजूस की इक्विटी से $70 करोड़ और बकाया $30 करोड़ कर्ज से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाने की योजना है। माना जा रहा है कि ये फंडिंग बायजूस के $22 अरब के मौजूदा वैल्यूएशन पर ही होगी और अगले 1 महीने में ये डील पूरी हो सकती है। इस फंडिंग के लिए कंपनी की ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट, अपोलो मैनेजमेंट और डेविडसन कैंपनर कैपिटल मैनेजमेंट जैसी यूएस की एसेट मैनेजमेंट फर्म्स के साथ बातचीत चल रही है। इस फंडिंग के जरिए बायजूस को संभावित कर्ज संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस रकम का इस्तेमाल 2021 में उठाए गए $1.2 अरब के टर्म लोन बी को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सातवीं खबर, कर्ज संकट से जूझ रही जेपी एसोसिएट्स ने 3,956 करोड़ रुपए के लोन भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी की ओर से यह भुगतान 30 अप्रैल तक करना था, जिस पर पेमेंट नहीं हो पाया है। 3,956 करोड़ रुपए की इस कुल रकम में से 1,642 करोड़ रुपए की रकम मूल है और 2,314 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान शामिल है। डिफॉल्ट की गई इस रकम में कई बैंकों का पैसा शामिल है, जिसमें वर्किंग कैपिटल के साथ साथ लंबी अवधि के लोन और एफसीसीबी यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का भुगतान भी शामिल था। 2037 तक कंपनी को कुल 29,277 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान करना है। हालांकि कंपनी का कहना है कि पूरे कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग पर काम पहले से चल रहा है। कंपनी का कहना है कि प्रस्तावित एसपीवी या स्पेशल पर्पस व्हीकल के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने पर कुल देनदारी में 18,106 करोड़ रुपए की कमी होगी, जिसके लिए एनसीएलटी की मंजूरी आना अभी बाकी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। बीते 1 महीने में ये दूसरी बार है जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। इससे पहले 1 मई को भी खबर आई थी कि कंपनी ने 4,161 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाया है, जिसकी 31 मार्च 2023 तक की डेडलाइन थी। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और इसके पीछे की वजह को भी समझ लेते हैं। पहली खबर, 10 मई बुधवार को अपोलो टायर्स के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बावजूद इसके कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में आय को छोड़कर कंपनी के नतीजे बाजार अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं और इसकी 2 मुख्य वजह है। पहला ये कि बाजार पहले से ही अच्छे नतीजों की उम्मीद करके चल रहा था और यही कारण है कि शेयर नतीजों से पहले 5 दिन तक लगातार मजबूत रहा है और 5 दिन में शेयर 10% की मजबूती दर्ज कर चुका था। यही नहीं, 6 महीने में शेयर 25% और 1 साल में करीब 85% की बढ़त दर्ज कर चुका है। दूसरा ये कि कंपनी का मुनाफा साल दर साल लगभग 4 गुना बढ़ा है, पर मुनाफे में बढ़त टैक्स भुगतान और ब्याज खर्च में कमी के चलते देखने को मिली है। तिमाही दर तिमाही टैक्स भुगतान 132 करोड़ रुपए से घटकर 99 करोड़ रुपए पर रहा और ब्याज खर्च में भी कमी आई है। तिमाही दर तिमाही ब्याज खर्च 142 करोड़ रुपए से घटकर 139 करोड़ पर पहुंच गया है। नतीजों की बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 113.4 करोड़ से 3.8 गुना बढ़कर 427 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कामकाजी मार्जिन 11.2% से बढ़कर 16% पर रहे। बावजूद इसके कि आय 5,578 करोड़ रुपए से केवल 12% बढ़कर 6,247 करोड़ रुपए पर रही थी। दूसरी खबर, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों के दम पर शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी एससीआई के शेयर में बुधवार को 9% तक का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 100 रुपए का स्तर भी पार किया। नतीजों की बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 183.9% यानी लगभग 3 गुना बढ़कर 360 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में करीब 127 करोड़ रुपए के आसपास था। इस दौरान कंपनी की आय साल दर साल 1,355 करोड़ रुपए से 7.2% बढ़कर 1,452 करोड़ रुपए के आसपास रही। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में 1.3% से बढ़कर आय 800.1 करोड़ रुपए पर रही। माफ कीजिए, ये मुनाफा था। और वित्त वर्ष 2022 में देखें तो कंपनी ने 790 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा दर्ज किया था। वहीं आय की बात करें तो ये 5,086 करोड़ रुपए से 16.1% बढ़कर 5,907 करोड़ रुपए के आसपास रही है। शेयर में तेजी के पीछे एक वजह विनिवेश से जुड़ी भी है। अप्रैल में खबर आई थी कि कई सालों की देरी के बाद सरकार मई में इस कंपनी के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां मंगवा सकती है। फरवरी में सभी नियामक मंजूरियां मिलने के बाद मार्च में इस कंपनी ने अपने नॉन कोर कारोबार का डीमर्जर कर दिया था। फिलहाल सरकार का इस कंपनी में करीब 64.25% के आसपास हिस्सा है। तीसरी खबर,
टेक्सटाइल कारोबार से जुड़ी कंपनी वेल्सपन इंडिया के शेयर में बुधवार को 5% से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली और वो भी कारोबार की शुरुआत में ही। दिन के दौरान शेयर ने 88.95 रुपए का निचला स्तर भी छुआ, यानी कि इंटरडे में शेयर 7% तक लुढ़क गया था और वजह है बायबैक से जुड़ा उत्साह खत्म होना। चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने के लिए हुई बैठक में बोर्ड ने 120 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1,62,00,000 शेयर बायबैक करने की भी घोषणा की थी, जो कि उस समय के भाव से करीब 37% के प्रीमियम पर था। बायबैक की घोषणा के बाद 2 मई को शेयर ने 105 रुपये का 52 वीक हाई भी टच किया था। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 10 मई तय की गई थी, यानी बुधवार, और इसीलिए यह शेयर बुधवार को करीब 5% गिरकर बंद हुआ। इसे थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल T+1 सेटलमेंट के हिसाब से बायबैक में शेयर टेंडर करने के योग्य बनने के लिए किसी भी निवेशक या ट्रेडर के पास शेयर खरीदने के लिए 9 मई आखिरी दिन था, यानी कि बायबैक से जुड़ा पूरा उत्साह इस शेयर से खत्म हो चुका है, जिस वजह से शेयर में बुधवार को 6.25% की गिरावट देखने को मिली। अब यह देखना अहम होगा कि इस बायबैक की एक्सेप्टेंस रेशो क्या आती है, यानी कि टेंडर किए गए शेयरों में से कितने शेयर एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि कितने शेयर स्वीकार किए जाते हैं कंपनी की ओर से। उदाहरण के तौर पे अगर एक्सेप्टेंस रेशो कम रहती है तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद ज़्यादा शेयर खुले बाजार में आएंगे, जिससे शेयर में बिकवाली बढ़ सकती है। चौथी खबर, रेन इंडस्ट्रीज के शेयर ने बुधवार को इंटरडे में 6% तक की गिरावट दर्ज की। मंगलवार शाम यानी बाजार बंद होने के बाद जारी चौथी तिमाही के नतीजों से बाजार को खासी निराशा हाथ लगी है, जिस वजह से शेयर करीब 4.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ। दरअसल चौथी तिमाही में कंपनी की आय तो बढ़ी है, पर मुनाफे में कमी देखने को मिली है। कंपनी की आय 18% बढ़कर 5,209 करोड़ रुपए पर रही, पर तिमाही के दौरान मुनाफा 277.4 करोड़ रुपए से 62% घटकर 105 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। वहीं कामकाजी मुनाफा 33% गिरा है, 537 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कामकाजी मुनाफा घटने से मार्जिन में करीब 6% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कामकाजी मार्जिन साल दर साल 18.8% से 5.8% घटकर 13% पर रहे हैं। मुनाफे और मार्जिन में गिरावट के अलावा नतीजों से निराशा की वजह है कार्बन सेगमेंट में ऊंची लागत या कच्चे माल की कीमत, वो भी तब जब कंपनी के वॉल्यूम रिलायशन में बढ़ोतरी के साथ साथ डॉलर और यूरो के मुकाबले रुपए में कमजोरी आई है। इसके अलावा एडवांस मटेरियल सेगमेंट में टेम्परेरी शटडाउन के चलते वॉल्यूम में भी कमी देखने को मिली है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बाजार पर कौन से अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स असर डाल सकते हैं। नतीजों का सीजन चल रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो 10 मई यानी बुधवार को ही शाम को यूएस के अप्रैल CPI महंगाई के आंकड़ों पर अमेरिकी बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं, और उस पर 11 मई को इंडिया के जो मार्केट्स हैं, भारतीय बाजार है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिलेगा। नतीजों की जहां तक बात है तो बड़ी कंपनियों में एशियन पेंट्स और आइशर, ये 2 निफ्टी की कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। इसके अलावा सीमेंस, इसके नतीजे भी 11 मई को ही जारी होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ AB कैपिटल, दीपक नाइट्राइट, डॉक्टर लाल पैथ्स लैब, GSPL, बलरामपुर चीनी, BSE, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके गुरुवार को नतीजे आएंगे और उस पर बाजार की नजर रहेगी। ITI के नतीजे पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है, लेकिन इस बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ सरकार को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यानी इक्विटी शेयर जारी करने पर भी फैसला होगा। दरअसल इस कंपनी का जो क्षमता विस्तार खर्च है, उसके चलते सरकार को ये शेयर जारी किए जाएंगे, तो ITI का शेयर भी गुरुवार को ट्रेड में फोकस में रहेगा। साथ ही साथ 2 और कंपनियों पर नजर रखें, जिसमें बीकाजी फूड्स और ग्लोबल हेल्थ, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनका 6 महीने का एंकर लॉक इन खत्म हो रहा है गुरुवार को। तो इन शेयरों में किस तरह का असर देखने को मिलता है, क्या कोई बिकवाली आती है सप्लाई बढ़ने की वजह से? ये दोनों कंपनियां बीकाजी फूड्स और ग्लोबल हेल्थ इस वजह से ट्रेड में फोकस में रहेंगी। साथ ही साथ MSCI के मई 2023 के इंडेक्स रिव्यू का ऐलान भी होगा। माना जा रहा है कि अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों का जो वेटेज है वो घट सकता है और ये 12 मई को लागू होगा, तो उस लिहाज से अदानी ग्रुप की कंपनियां कल फोकस में रहेंगी। 11 मई की ही बात करें तो सोम डिस्टिलरीज के राइट्स इशू का आखिरी दिन है, जो कि 140 रुपये प्रति शेयर के इशू प्राइस पर शुरू किया गया था। तो सोम डिस्टिलरीज के शेयर पे भी आपको नजर रख के चलनी होगी। और नेक्सेक्स सिलेक्ट ट्रस्ट के IPO का आखिरी दिन है। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो IPO आधा लगभग भर चुका है, जिसमें HNIs की ओर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, लेकिन आखिरी दिन किस तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक्स डिविडेंड की जहाँ तक बात है तो इंडिया मार्ट ने 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की थी, उसका एडजस्टमेंट कल शेयर में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ सिरका पेंट्स, जिसने 1:1 के बोनस इशू की घोषणा की थी, उसकी भी एक्स डेट 11 मई यानी गुरुवार को है। तो अगर शेयर में बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिले तो आपको कोई हैरानी होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा
और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत और साथ ही साथ बाजार का भी पूरा दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।